तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा और यूनिट 16 का जो अंतिम समय की तैयारी चल रही है, यानी कि सुपर मैराथन टॉप 100 प्रश्नों की, जिसमें आज हम 5 से 6 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिनमें कुछ मुख्य टॉपिक हैं, जैसे कि ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पराश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, लेंस एवं दर्पण, इसके अलावा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ से जितने भी प्रश्न अभी तक एप्टेक ने पूछे हैं, जो एप्टेक है आप जानते हैं नई कंपनी आई हुई है, एप्टेक अभी एसपी का एग्जाम करवा रही है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। टॉप 100 प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। 9 तारीख से आपका एग्जाम होना है, लगभग 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब आपको रिवीजन के लिए एक बेहतरीन नोट्स की आवश्यकता होगी। तो सक्सेस जंक्शन आपको एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के कंप्लीट नोट्स, साथ ही साथ में कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के, इसके अलावा जो सुपर मैराथन 150 प्रश्नों की, 200 प्रश्नों की, 100 प्रश्नों की, इन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा है। ये नोट्स आपको अभी तक 199 रुपये में मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है तो अब ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपये में मिलने वाले हैं। इन नोट्स में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, कंप्लीट सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट रहेंगे और सभी सुपर मैराथन की पीडीएफ रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से अपने नोट्स को मंगा करके तैयारी में लग जाइए। लास्ट टाइम पर ये रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है लेकिन वो चाहते हैं कि वैकेंसी अच्छी खासी है, तो ऐसे में एग्ज़ाम देने जाएँ तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप इन नोट्स को कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 179 का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, प्रैक्टिस सेट और सुपर मैराथन की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। बस आप इतना ही कंप्लीट करके चले जाइए, आप आराम से अच्छे खासे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट्स मंगवा करके तैयारी में लग जाइए। चलिए भाई, अब क्लास शुरू करते हैं। बाकी नोट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एमपी आबकारी के एग्जाम में सारे प्रश्न अपने नोट्स से आए थे। प्रीवियस वीडियो हमारी देख लेना, या कम्युनिटी पर हमने पोस्ट डाल रखी है कि कौन कौन से प्रश्न हमारी सीधे सीधे नोट्स में से आए थे, उनका फोटो भी वहाँ पर डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सही आंसर है, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर टकराई और यहीं से ये किरण वापस लौट गई, यानी उसी माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो हम इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि कांच, कांच पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और आप देखते हैं कि दीवार पर आपको कांच कहीं पर भी आप चमका करके देख लीजिए, उसका प्रतिबिंब आपको छाये में, जो छाया वाला पार्ट होता है, वो आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग बचपन में मस्ती भी करते थे, लोगों के चेहरे पर जो है कांच की रोशनी डालते थे, है ना। तो जो प्रक्रिया है वो परावर्तन के कारण ही होती है। अगला, परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो जो आपतन कोण होता है जिसे हम आई कहते हैं, वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। सीधे प्रश्न बनेगा, इनमें से किसके बराबर आपतन कोण होता है? बराबर आपको पहला ऑप्शन दिया जाएगा परावर्तन कोण, दूसरा दिया जाएगा क्रांतिक कोण, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा दोनों। तो आपको ध्यान रखना है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहता है। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण से आपको ये ध्यान रखना है, समतल, मान लीजिए कोई चीज़ बिल्कुल समतल है, इस पर कुछ भी आप बनाओ तो वो उसी आकार की बनेगी। ऐसे आप एक आइडिया लगा करके बना सकते हैं कि जो भी चित्र बनेगा वो एक तो आभासी बनेगा, दूसरा सीधा बनेगा, और समतल है तो भैया उसी के आकार का बनेगा, उसी के समान बनेगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स दर्पण कहते हैं, और दूसरा होता है अवतल जिसे हम कॉनकैव दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, तो 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण का उपयोग
वाहनों में पश्च दृश्य यानी कि रियर व्यू दर्पण के रूप में होता है। यानी कि जैसे कि आप अपना वाहन चला रहे हैं, हेडलाइट आपकी लगी हुई है, हेडलाइट मतलब पीछे की चीज़ जो देखने वाली लगी हुई है, बैक मिरर जो है यहाँ पर लगा रहता है। इस तरह से 2 मिरर लगे रहते हैं, ये स्टीयरिंग रहती है, आप इस तरह से मान लीजिए चला रहे हैं, ठीक है ना? ये बाइक है आपकी, ठीक है? तो ये जो मिरर लगा हुआ है, इसमें आप पीछे की चीज़ें देखते हैं कि पीछे से कौन-सी गाड़ी आ रही है, उसको कब पास देना है, ट्रक तो नहीं आ रहा है, कौन-सी बाइक आ रही है। तो ये जो मिरर लगा रहता है, इसमें किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ध्यान रखना, इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो जो पश्च दृश्य देखने के लिए, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं किस दर्पण का उपयोग हजामत, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है? इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जो अवतल दर्पण होता है, इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप अगर शेविंग करते होंगे, आप अगर नाई की दुकान पर जाएँगे तो आपको बड़े-बड़े दर्पण लगे हुए मिलते हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है भैया, और मतलब पता नहीं कितने आपको अपने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो ये किस प्रकार का दर्पण होता है? ये अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखना है आपको, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण, ऐसे याद रखो, ऊ माने उधर, उधर देखो, पीछे देखो, तो ध्यान रखा है ना, एक मीम बनी है, पीछे तो देखो, तो ऐसे ध्यान रखना, उधर तो देखो, तो ऊ से उत्तल, ठीक है? यानी पीछे की चीज़ है उत्तल दर्पण, और दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला है, टार्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? चीज़ों को फैला देता है चारों तरफ। उत्तल दर्पण का काम होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रतिबिंब को एक जगह ला करके इकट्ठा करना। अगर ये प्रतिबिंब, प्रकाश आ रहा है तो इसको इकट्ठा करना, एक जगह पर लाकर इकट्ठा करता है। जबकि अवतल दर्पण क्या करता है कि कोई भी प्रकाश अगर एक जगह पर इकट्ठा है तो उसे चारों तरफ फैलाने का काम ये अवतल दर्पण करता है। इसलिए टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़िए, अवतल दर्पण में वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है। जब कोई भी वस्तु इस फोकस और इस वक्रता केंद्र, इसके बीच में रखी जाएगी तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है जब दर्पण अवतल होगा, ठीक है भाई? चलिए, अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, ठीक है ना? इस प्रकार का अवतल दर्पण होता है। चलिए अगला देखिए, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो जो परावर्तक सतह होती है, जहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस लौटता है, इसके मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं या फिर ध्रुव कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, परावर्तन आपको पता है ना, परावर्तन में प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अगर यहाँ पर जल में आया है तो जल में ही वापस लौट जाएगा, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन कोई प्रकाश अगर जल में आया है और वायु में निकल रहा है तो ये अपनी दिशा चेंज कर देता है और इसको हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस वजह से? अपवर्तन की वजह से। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन का कारण क्या है? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। भाई, प्रकाश अगर एक माध्यम से आ रहा है, फिर दूसरे माध्यम में जाएगा, फिर तीसरे माध्यम में जाएगा, तो इसमें इसकी चाल अलग अलग होती है। जैसे कि प्रकाश की बात करें, निर्वात। अभी ये प्रश्न पूछा गया था एमपी आबकारी के एग्जाम में कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो भैया, जो निर्वात होता है ना, इस निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता चला जाएगा, प्रकाश की चाल भी कमजोर होती चली जाएगी। जैसे निर्वात से अगर ये वायु में प्रवेश करेगा तो चाल कम हो जाएगी, वायु से ये द्रव में प्रवेश करेगा, जल में प्रवेश करेगा तो और चाल कम हो जाएगी, और ठोस में तो ये पार ही नहीं कर पाता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि धूप की रोशनी को रोकने के लिए ठोस सतह का इस्तेमाल किया जाता है ना? तो इसका चाल अलग अलग होता है, इस वजह से ये अपवर्तन होता है प्रकाश की स्थिति में। सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? यही प्रश्न अभी एज इट इज, यही प्रश्न आपका अभी एमपी आबकारी के 21 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि भैया प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्वात। वैक्यूम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, उसके बाद में हवा का नंबर आएगा। अगर निर्वात दिया है तो आपको पहले नंबर पर निर्वात होगा, दूसरे नंबर पर हवा होगी, तीसरे नंबर पर द्रव होगा और चौथे नंबर पर ठोस होगा। जबकि
ध्वनि की बात की जाए तो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। ध्वनि की जो स्पीड है वो ठोस में सर्वाधिक होती है, फिर द्रव में होती है, फिर हवा में होती है और निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों प्रश्न अभी आपके एग्जाम एमपी आबकारी में पूछा गया है, जो एपटेक ने करवाया था। ठीक है, और एपटेक ही आपका भी एग्जाम करवाने वाली है। चलिए, अपवर्तन के नियम को और क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन के ही नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। आपसे कहीं इनमें से कौन सा स्नेल का नियम है? अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम। तो आपको आंसर लगाना है स्नेल का जो नियम है वो अपवर्तन पर कार्य करता है। आगे बढ़िए अगला। अब स्नेल का नियम होता क्या है? तो स्नेल का नियम है N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। अब यहाँ पर आपको N1 अपॉन N2 अगर पूछेंगे तो ये साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। इस तरह का आपको जो है सूत्र भी पूछा जा सकता है ना। N2 नीचे आएगा, साइन आई नीचे आ जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा N1 अपॉन N2 बराबर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगला। अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या दर्शाता है? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की तुलना में कितनी कम है, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि ये ठोस है, ठोस में ये निर्वात से आया है, निर्वात में तो बहुत तेज चलता है प्रकाश, आपको पता है, लेकिन जैसे ये ठोस में प्रवेश करेगा इसकी चाल कम हो जाएगी। तो ये जो गैप आया है, ये जो डिफरेंस आया है ना, इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं कि इसकी चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितनी कम हो गई है, इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। आगे बढ़िए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह किधर मुड़ जाता है? सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। अब आपको इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए, आप कोई व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो है ही हैं, ठीक है। यहाँ पर है जंगल, क्या है यहाँ पर? जंगल, ठीक है। जंगल मत कीजिए, यहाँ पर कीजिए शहर। ये है शहर, शहर आपका घर, और ये है जंगल, ठीक है ना। आप यहाँ से चले, आपके पास में एक लाठी थी, आपने उस लाठी को एकदम दूर कर दिया। ऐसे चले आ रहे हैं, लाठी को दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शहर है भैया, विरल माध्यम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, तो लाठी को आपने दूर कर दिया। लेकिन जैसे ही आप ये सघन माध्यम में पहुंचे तो ये जो लाठी थी ना, इस लाठी को आप अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने पास में ले आ लेंगे, क्योंकि अब आ गया है जंगल। जंगल यानी सघन माध्यम। तो क्या होगा? प्रकाश जो होगा वो जब विरल माध्यम में रहता है तो अभिलंब से दूर रहता है, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में पहुंचा वैसे ही अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी लाठी की ओर झुक जाता है, लाठी की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम आ गया है, जंगल आ गया है, ठीक है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये क्या करेगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी लाठी की ओर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लाठी की आवश्यकता पड़ने वाली है, आगे जंगल आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, क्योंकि अब लाठी की जरूरत है ही नहीं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना का उदाहरण है? तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि तारे जो है वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो तो बराबर उसी स्पीड से जो है जल रहे हैं, है ना। जैसे सूर्य है अपना, सूर्य नज़दीक है तो सूर्य जैसे जल रहा है उसी स्पीड में जल रहा है, लेकिन क्योंकि तारे अपन से बहुत दूर है, तो जब तारों का प्रकाश निकलता है तो वो अलग अलग माध्यम में होकर के आता है। पहले निर्वात में चलेगा, फिर वो आएगा किसमें? हवा में आ जाएगा, है ना, फिर और गैसों के सघन माध्यम में आएगा, फिर हमारी आंखों तक आता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जाएगा प्रकाश, ठीक है, अविलंब से दूर हट गया, फिर विरल माध्यम आ गया तो अविलंब के पास में आ गया, फिर सघन आ गया तो फिर अविलंब के पास में आ गया, विरल आ गया, अविलंब से दूर चला गया। तो ये प्रकाश जब आता है तो हम इस तरह से घूम फिर करके हमारी आंखों तक आता है, तो हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो तारे कभी टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़िए। अगला देखिए, पानी में रखी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो पानी में रखी हुई छड़ है, उस छड़ का जो प्रतिबिंब हमारे पास में आ रहा है, पहले तो द्रव में चल रहा है, यानी सघन माध्यम में चल रहा है, ठीक है, सघन माध्यम में चल रहा है। जैसे ही वो हवा में आया तो वो क्या हो जाएगा? अविलंब से दूर हट जाएगा। तो हमारी आंखों तक जो प्रकाश पहुंचता है, जो उसकी परछाई पहुंच रही है, वो एग्जैक्ट परछाई नहीं है, वो कई माध्यमों से ऐसे ऐसे होकर के आ रही है। इसलिए हमको लगता है कि जल में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई है, या फिर जल में रखा हुआ सिक्का मतलब उठा हुआ दिखाई देता है। आगे समझ में? अगला। चलिए, अब आपको अपवर्तन परावर्तन दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप आसानी के साथ में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। अब चलते हैं हम लेंस की ओर। लेंस क्या है? तो दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिनमें कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, उसे हम लेंस कहते हैं। यानी कि ये इस तरह का लेंस आप देखिए, इस तरह का होता है, ठीक है। तो दो परतों से घिरा हुआ
कोई पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का अर्थ है कि प्रकाश आर पार पहुंच जाए। अगर प्रकाश आर पार नहीं जाएगा तो आंखों में लेंस क्यों लगाएंगे भैया? पता चला कि हम आंखों में लेंस लगा लिए, प्रकाश आर पार जा ही नहीं रहा है, तो हम पहले तो अच्छे खासे देख रहे थे, लेंस लगाने के बाद हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो प्रश्नों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जिस तरह से मिरर दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है जिन्हें कॉन्वेक्स कहते हैं, एक अवतल लेंस होता है जिसे हम कॉनकेव कहते हैं। अगला, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो प्रकाश आता है, उस कई तरह से प्रकाश आ रहा है, इस सारे प्रकाश को खींच करके एक स्थान पर एकत्रित करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। जबकि अवतल लेंस क्या करेगा? जो पूरा प्रकाश एक स्थान से आ रहा है उसको फैलाने का काम करेगा। सेम टू सेम दर्पण वाला सिस्टम यहाँ पर कार्य करता है। तो कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब है दूर दूर डाइवर्ट कर देना, है ना? तो किसको कहेंगे? तो भैया अवतल लेंस को, कॉनकेव लेंस को हम अपसारी लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आगे बढ़िए। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो जो आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और जबकि जो अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस की क्षमता कैसी रहती है? ऋणात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष कह सकते हैं, दूर कहें या दीर्घ कहें एक ही बात है, इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपको ये निकट और दूर लिख करके नहीं आता है, इंग्लिश में ही आपसे बोल देगा कि भैया हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया। तो कैसे याद रखेंगे कि मायोपिया का क्या अर्थ है? तो मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। ऐसे ध्यान रखिए, ये आप है, ये आपका पिया है। अब जिसका पिया नहीं है तो भैया अपने हिसाब से देख लो कौन है। ठीक है ना? तो मायोपिया यानी कि मेरा पिया मेरे पास, तो मेरे पास कब रहेगा? जब निकट में रहेगा। तो म्हारा पिया म्हारे पास, यानी कि मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया। जब पिया हाइपर हो जाते हैं, गुस्से से हाइपर हो जाते हैं, तो वो दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तो हाइपर शब्द जहाँ पर आएगा, यानी कि पिया हाइपर होकर के दूर चले गए हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। और मायोपिया मेरे पास में है, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जो है आपका मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दा से दूर ऊ की मात्रा लगी है, ऊ से उत्तल लेंस। ठीक है, पा से पास आ की मात्रा लगी है, आ से अवतल लेंस। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F के बीच में रखी होती है। जब F और O के बीच में कोई भी वस्तु रखी रहेगी, तो उत्तल लेंस के द्वारा, यानी कि इस उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान रखिएगा, यही प्रतिबिंब की कंडीशन आपसे पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़िए। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करेगा। डाइवर्जिंग माने कि एक स्थान से जो प्रकाश की किरण है उसको चारों तरफ फैलाने का काम करेगा। तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा पानी के अंदर उठा हुआ बुलबुला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस माध्यम में जाना चाहिए? देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश सघन माध्यम से, कहां से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कैसे? सघन माध्यम में जब तक चल रहा था तो इसके पास में लाठी थी, यानी कि ये अभिलंब की ओर झुका हुआ था। जैसे ही विरल माध्यम में आया, इसने लाठी को दूर फेंक दिया, अभिलंब से दूर हो गया, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन बन जाएगी। उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा, लाठी को दूर फेंक देगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी कि लाठी को जब पास में रखे हुए हैं तो सघन माध्यम में है, जब वो विरल माध्यम में चला जाएगा, लाठी को दूर फेंक देगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त यही है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जा रही है। अपवर्तन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता था, यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर है, तब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न कंडीशंस बना करके आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया बताइए, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर है तो कौन सी कंडीशन बनेगी? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो आपको बताना रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनेगी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है? तो देखिए, तो क्रांतिक कोण का अर्थ है सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम का मतलब समझ गए ना, जब अभिलंब की ओर झुका हुआ है, जैसे ही विरल माध्यम में पहुंचा दूर हो गया, और ये जो दूर हुआ है अगर वो 90 डिग्री से दूर हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखना, ये किसका उदाहरण है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल फाइबर वाला कई बार पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मृग मरीचिका जो मिराज बनता है रेगिस्तान में, वो किसका उदाहरण है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जब हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे 9 तारीख से। तो आप देखना कि हाँ सर, ये प्रश्न तो आपने कराया था, यही प्रश्न आज एग्जाम में आ गया है। ठीक है, चलिए। पानी के अंदर हवा में देखने पर बुलबुला क्यों चमकता है? तो पानी के अंदर से अगर आप हवा में देखेंगे तो आपको जो बुलबुले, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई बार जो डाइविंग वाले होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनके मुंह से ऐसे कुछ निकलता हुआ लगता है, ऊपर की ओर जा रहा है और वो बहुत चमक रहा है। तो ये क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो पानी के अंदर से बुलबुला निकल रहा है, पानी में से देखने पर हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखो, कुछ यहाँ पर आपको वो दिया गया है, मान दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। सीधे सीधे पूछते हैं, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा हास क्या होता है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है? तो नगण्य, लगभग शून्य होता है। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं होती, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। अगला देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ध्यान रखना है आपको, ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्घ्य है। ठीक है, अनुदैर्घ्य, ऐसे आप ध्यान रखते हैं, धा से ध्वनि, धा से ध्वनि, धा से धैर्य। तो अनुदैर्घ्य जो है वो ध्वनि तरंगे होती हैं। अगला, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है? अपश्रव्य का अर्थ है कि जिसको हम सुन नहीं पाए। हमारी जो सुनने की क्षमता है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, इतनी ध्वनि को हम सुन सकते हैं। अगर इससे ऊपर की ध्वनि है तो हमको नहीं सुनाई देगी, अगर इससे नीचे की ध्वनि है तो हमको नहीं सुनाई देगी। तो कहना है कि अपश्रव्य यानी कि जो सुनने योग्य नहीं है, उन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो हमको नहीं सुनाई देगी। मनुष्य के कान के लिए श्रव्य परास कितना है? ऑडिबल रेंज कितनी होती है? अभी आपको बताया 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। अगला, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखो, अपश्रव्य की बताई ना कि जो बिल्कुल नहीं सुन पाए 20 से कम होगी, और जो पराश्रव्य है यानी कि जो हमारी हाई वैल्यू है उससे भी ऊपर है, उससे भी परा है, तो उसको हम कहेंगे पराश्रव्य ध्वनि, और ये 20,000 से अधिक होती हैं। तो 20,000 से अधिक वाली को भी हम नहीं सुन पाएंगे, इसको भी हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आगे बढ़िए, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो अभी आपको बताया था, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है। कई बार आपसे एक उदाहरण पूछा जाता है कि रेल की पटरी पर कान लगा करके ध्वनि मतलब कैसे पता कर सकते हैं, किस वजह से ऐसा पता कर लेते हैं कि ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली है एज कंपेयर टू उसके हॉर्न को सुन करके। तो आपने कई बार ऐसा किया भी होगा कि आप स्टेशन पर खड़े हैं तो आप पटरी पर कान रख करके सुनते हैं कि ट्रेन कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी दूर आ गई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ध्वनि है वो ठोस में बहुत तेज़ी से गमन करती है, हवा में
उतनी तेजी से गमन नहीं करती है। इस वजह से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, सर्वाधिक ठोस में होती है, जबकि प्रकाश इसका जस्ट उल्टा होता है। प्रकाश की चाल ठोस में बिल्कुल भी नहीं होती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है। अगला, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। सोनार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो सोनार जानते हैं ना, जो बड़ी बड़ी पनडुब्बियां होती हैं, बड़ी बड़ी पनडुब्बियां, तो वो इसी सोनार के माध्यम से कार्य करती हैं। यहाँ से क्या है, ध्वनि निकलती है, नीचे अगर कोई चीज़ है उससे टकरा करके वापस आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जो है इसमें जो है सोनार का यूज किया जाता है और ये पराश्रव्य तरंगों पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सोनार जो है वो पराश्रव्य तरंगों पर कार्य करता है। अगला है, भूकंप आने से पहले कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो भूकंप आने से पहले अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। तभी आप देखते हैं जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते अपश्रव्य तरंगों को सुन लेते हैं। कहीं पर अगर भूकंप आने वाला होगा तो आप देखेंगे कुत्ते लोग हलचल करने लगते हैं, कुत्ते यहाँ से वहाँ भागने लगेंगे, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, चिड़िया उड़ने लगती हैं। एक स्थान पर अगर चिड़िया है तो वो भागने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है कि कुत्ते और चिड़िया ये दोनों लोग अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, तो भूकंप आने से पहले कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। तभी पहले भविष्यवाणी कर दी जाती, भैया वहां पर भूकंप आने वाला है, आप लोग सचेत रहिएगा। अगला, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में, वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के, बिना किसी साधन के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। इसलिए ध्वनि निर्वात में, निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है, बिल्कुल खाली रहता है, वैक्यूम रहता है पूरा, है ना, वहां पर हवा भी नहीं रहती, गैस भी नहीं रहती है। इस वजह से ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अगला, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये कई बार पूछा गया है। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल यानी कि डीबी होता है। अगला, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु में डेटा का संचरण किस रूप में होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक तंतु में यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसमें डेटा का संचरण प्रकाश संकेत यानी कि लाइट सिग्नल के रूप में होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी केबलें जो डली होती हैं वो प्रकाशिक तंतु का इस्तेमाल करती हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करती हैं, जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश संकेत के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर जाए और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। अगला, चिकित्सा क्षेत्र में जो अल्ट्रासाउंड होता है इसमें कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसीलिए, और ये पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं अगर बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो ये शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो आपसे कहते हैं कि भैया ज़्यादा बार नहीं, 5 से 6 बार पूरे प्रेगनेंसी टाइम में, 9 महीने में 5 से 6 बार ही अल्ट्रासाउंड कराइए, इससे ज़्यादा मत कराइए, नहीं तो बच्चे पर साइड इफेक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, क्यों पड़ सकता है? क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं जो मनुष्य के पेट में जाकर के और जो है बताती हैं भाई अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, चमगादड़ें अपने शिकार का पता लगाने के लिए किस प्रकार की तरंगों का यूज करती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करती हैं। देखो, चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और रात में भी उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप अगर ऐसे जा रहे हैं और चमगादड़ अगर यहाँ पर आ रही, ऐसे समझिए आप ये आप हैं, सुंदर सा चेहरा है आपका, बढ़िया सा बॉडी बना रखी है। चमगादड़ अगर यहाँ से उड़ करके आ रही है तो आप देखेंगे आपके एकदम करीब आकर के वो ऐसे मुड़ जाती है। आपको लगे यार ये तो टक्कर मारने वाली हमारे सिर में, लेकिन ये अचानक से मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो उसने पराश्रव्य तरंगे छोड़ी हैं वो पराश्रव्य तरंगे आपसे टकरा करके तुरंत वापस लौटी हैं। तो चमगादड़ को पता चलेगा भाई आगे कोई चीज़ है जो आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? टकरा करके वापस आती हैं। इसी का यूज पनडुब्बी में किया जाता है सोनार के रूप में। इसी का यूज जो है चमगादड़ करते हैं उड़ने के रूप में। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ध्वनि का कौन सा गुण उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है? ये अभी एमपी आबकारी के एग्जाम में 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न ध्वनि से आए थे, एक ये आवृत्ति वाला और एक आयाम वाला। तो यहाँ पर है तारत्व यानी कि पिच के बारे में पूछा गया है, कौन सा गुण उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है? तो जो तारत्व होती है, जो पिच होती है,
वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है और आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अभी हमने आपको बताया था, इसको एच जेड से दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, ध्वनि के गमन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो अभी आपको बताया, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। अगला, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है? मतलब किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है? तो ये यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव है। ध्यान रखने का, जो ध्वनि तरंगे हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला, ध्वनि का वह गुण जो हमें आवाज़ की गुणवत्ता बताता है, वो क्या होता है? उसको हम गुणता या फिर टिम्बर कहते हैं, क्वालिटी या फिर टिम्बर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ध्वनि का वह गुण जो हमें आवाज़ की गुणवत्ता बताता है, उसे हम क्वालिटी या फिर टिम्बर कहते हैं। अगला, किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो जो ध्वनि होती है वो कब उत्पन्न होती है? कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अगर हम बोल रहे हैं तो आप अपने गले पर हाथ लगा करके देखिए, आपको जो है कांपते हुए अपनी गले में महसूस हो। अगला देखिए, अगला है, ध्वनि का वेग तापमान बढ़ाने के साथ में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी तेज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ध्वनि का वेग उतना ही तेज होता चला जाएगा, ठीक है। अगला, एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो एक हर्ट्ज जो है वो एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी एक सेकंड में वस्तु जितना कंपन करती है उसी को हम हर्ट्ज कहते हैं, और यही ध्वनि का जो है आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। आगे बढ़िए, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कीमती कपड़ों की सफाई में क्यों किया जाता है? तो पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं वो कीमती कपड़ों के ऊपर से सूक्ष्म कणों को हटा देती हैं। कहते नहीं है भैया वो पेट्रोल से सफाई कर रहा है, भैया जो कोट की सफाई है ना, वो कोट की सफाई हम बहुत बढ़िया से करवा देंगे, एकदम लॉन्ड्री में A1 सफाई होगी, मतलब बिना पानी के धुलाई होगी। अब कहीं बिना पानी की धुलाई कैसे होती है? तो वो जो बिना पानी की धुलाई होती है वो यही होती है, पराश्रव्य तरंगों को उस कोट के ऊपर छोड़ा जाता है, तो जितने भी सूक्ष्म कण उस कोट पर जमा है, ब्लेजर पर जमा है, वो सारे सूक्ष्म कण अपने आप निकल जाते हैं और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो कीमती कपड़े होते हैं उनको पानी से नहीं धुलते हैं, बार बार पानी से धुलोगे तो कीमती कपड़े खराब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, यही पराश्रव्य तरंगे उनके ऊपर छोड़ते रहते हैं स्पीड के साथ में, जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। आगे बढ़िए भैया। अगला, ऑप्टिकल फाइबर का कोर, जो ऑप्टिकल फाइबर का कोर होता है वो किससे बना होता है? तो अत्यधिक शुद्ध कांच या फिर सिलिका से बना होता है ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर होता है। ये मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर इस तरह का होता है, ऑप्टिकल फाइबर है ना। तो ये जो कोर बना हुआ है, ये किनारे किनारे का जो कोर बना हुआ है, ये कोर किसका बना होता है? एकदम शुद्ध कांच का बना होता है। अगला, प्रकाशिक तंतु का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो तेज डेटा संचरण के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम प्रकाशिक तंत्र यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि समुद्रों के नीचे जो बड़ी बड़ी लाइनें डली रहती हैं, जो बड़ी बड़ी केबल्स डली होती हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो अगर आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं, ये प्रतिध्वनि भी इको साउंड जो है वो आपके सिलेबस में दिया गया है। सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही हैं, सारे नोट्स भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। आप देख लेना, मिला लेना बढ़िया आराम से ना, सिलेबस साइड में रख के। तो इसमें क्या होगा, 17.2 मीटर लगभग जो है वो इको की, आप अगर ध्वनि सुनना चाहते हैं, अपनी प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं, तो कम से कम दूरी जो है, न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर तो होनी चाहिए। यानी आप अगर यहाँ पर खड़े हैं और आप अपनी ध्वनि को वापस सुनना चाहते हैं, तो ये जो इको साउंड की जो ध्वनि होगी, यहाँ पर पहाड़ पर्वत जो हैं इनके बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की, तभी आपको अपनी इको ध्वनि सुनाई देगी। तभी आप जो है किसी भी कमरे में खड़े होकर के देखेंगे, बोलेंगे, आपको अपनी प्रतिध्वनि तभी सुनाई पड़ेगी जब आपके उस कमरे के बीच में, उन दीवारों के बीच में मिनिमम 17.2 मीटर की दूरी होगी। आगे समझ में? आगे बढ़ लेते हैं भैया। गैंडे जो राइनासोरस होते हैं वो किस प्रकार की तरंगों का उपयोग संचार के लिए करते हैं? तो वे अपश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। अपन को नहीं सुनाई देगा, लेकिन जो गैंडे होते हैं, मान लीजिए एक गैंडा यहाँ पर खड़ा है, कह रहा भैया चलो पार्टी करने चलते हैं, और दूसरा गैंडा यहाँ पर खड़ा है, तो अपन को नहीं सुनाई देगा। वो कब उनने बात कर ली, वो गैंडा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जो यूज कर रहे हैं वो अपश्रव्य ध्वनि का यूज कर रहे हैं। आपको हमने बताया था अपश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और इन दोनों ध्वनियों को हम नहीं सुन पाते हैं, नॉर्मल मनुष्य नहीं सुन पाता है, ठीक है। चलिए, ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? यही प्रश्न अभी पूछा गया था एमपी आबकारी में। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। आगे बढ़िए। कोई आपका भाई अगर एग्जाम दे रहा हो एमपी पुलिस का, तो बता देना, एमपी पुलिस के बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं डेली, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट हम एमपी पुलिस की लेकर के आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के जरूर एक बार ट्राई करें।
ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में जो है ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं पाती है, तो निर्वात तो काउंट करेंगे ही नहीं, ठीक है ना? सबसे कम चाल जो होती है वो गैस में होती है, सबसे अधिक चाल किस में होती है? ठोस में होती है। आगे बढ़िए भाई। वह घटना जिसके कारण ध्वनि तरंगे किसी अवरोध के किनारे से मुड़ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो भैया वह घटना जिसकी वजह से मान लीजिए ये एक अवरोध है, ठीक है? ध्वनि तरंगे ऐसे आ रही हैं, अब इस अवरोध के किनारे से मुड़ जाएँगी, ऐसे आ रही इधर निकल जाएँगी, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो वह घटना जिसके कारण ध्वनि तरंगे किसी अवरोध के किनारे से निकल जाएँ, इसको हम विवर्तन कहेंगे। अगला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर संचार में ऑप्टिकल शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्टिकल यह प्रकाश लाइट के संकेतों का उपयोग करता है। जो ऑप्टिकल होता है वो प्रकाश के संकेतों को हम ऑप्टिकल कहते हैं। ओम का नियम, यहाँ से आपको ओम का नियम, फ्लेमिंग के नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ओम का नियम क्या संबंध स्थापित करता है? तो विद्युत धारा आई, विभवांतर भी और प्रतिरोध आर के बीच में ये संबंध स्थापित करता है। आपसे पूछेंगे ओम का नियम इनमें से किसके बीच संबंध स्थापित नहीं करता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन 4 ध्वनि। तो आपको पता है ध्वनि का ओम के नियम से कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों पर कार्य करता है ओम का नियम। V बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है। अगला प्रश्न ही है, देख लीजिए, ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, अभी एमपी आप कार्य में एपटेक ने पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। V बराबर आई आर जो है ये ओम के नियम का सूत्र होता है। V क्या हो गया? विभवांतर हो गया। I क्या हो गया? I यहाँ पर विद्युत धारा हो गई। R क्या हो गया? यहाँ पर प्रतिरोध हो गया। 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में क्या पूछा गया था? इस V का मान दिया गया था 1.2, इस I का मान दिया गया था 3 डेसिबल और इस R का प्रतिरोध का मान आपसे पूछा गया था। तो आप आराम से निकाल सकते थे। ये 3 यहाँ से उठ करके नीचे पहुँच जाएगा, 1.2/3 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0, 4 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, यानी 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपसे जो है अगर डेरिवेशन भी पूछेंगे तो इसी सूत्र पर डेरिवेशन बना करके पूछेंगे। 2 चीज़ें आपको देंगे, एक चीज़ आपसे पूछेंगे। अगर मान लीजिए आपसे जो है आई का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो पूछेंगे विभवांतर क्या होगा? तो V बराबर आई आर नियम से आप निकाल सकते हैं भैया। आगे बढ़िए भैया, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए और विभवांतर समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। वही V बराबर आई आर, देख लो ना, V बराबर आई आर। क्या करें? प्रतिरोध को डबल कर दें, इसको 2R कर दें और विभवांतर बिल्कुल समान रहे तो I का मान क्या हो जाएगा? I का मान ये जो 2R है ये इसके नीचे चला जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा? I बराबर V/2, यानी कि 1/2, यानी कि ये जो धारा होगी I वो इसकी आधी हो जाएगी। आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? देखो I बराबर 1/R हो जाएगा, तो भाई ये 2 जो है इसके नीचे चला गया, नीचे चला गया तो 1/2 हो गया। 1/2 को हम क्या कहते हैं? आधा कहते हैं। तो ये जो हमारी वो धारा है वो आधी हो जाएगी। अगर हम किसी प्रतिरोध को दुगना कर देंगे, विभवांतर को समान रखेंगे तो धारा भी आधी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला, ओम के नियम में नियत तापमान पर कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? यानी टेम्परेचर अगर नियत रखें तो कौन सी ऐसी राशि है जो स्थिर रहेगी, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो वो है प्रतिरोध। आगे बढ़िए, ओम के नियम का पालन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इनको हम ओमीय चालक कहते हैं, ठीक है? ओमडिक जो है कंडक्टर, इसको हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओमीय चालक कहते हैं जो ओम के नियम का फॉलो करते हैं। ओम के नियम का पालन ना करने वाले पदार्थों का एक उदाहरण क्या है? यह है सेमीकंडक्टर, डायोड या फिर ट्रांजिस्टर। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये क्या है? कंप्यूटर्स में लगे रहते हैं, कंप्यूटर की जो चिप है वो सेमीकंडक्टर की बनी रहती है। सिलिकॉन इसका बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर, डायोड या ट्रांजिस्टर ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, V बराबर आई आर का पालन नहीं करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी आपसे पूछा गया है एमपी आबकारी में। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, अगला, एक ओम को परिभाषित करें, यानी एक ओम किसके बराबर होगा? तो भाई जब किसी चालक में 1 वोल्ट विभवांतर पर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसको हम 1 ओम कहेंगे। जैसे कि V बराबर आई आर है ना, इसमें 1 का गुणा कर दो, 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 तो 1 वोल्ट जो आपका 1 वोल्ट विभवांतर लगाने के लिए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध भी 1 ओम होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे, है ना। यानी ओम की परिभाषा आपसे पूछी है तो सीधे सीधे V बराबर आई आर, ध्यान रखिए, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, किसी परिपथ में प्रतिरोध को दुगना करने पर व्यय हुई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब विभवांतर स्थिर रहे तो शक्ति क्या होगी? शक्ति भी आपकी आधी हो जाएगी। वही V बराबर आई आर से आप इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर I को डबल कर दिया है तो भाई प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। तो शक्ति भी आधी हो जाएगी। अगला,
क्या ओम का नियम सार्वभौमिक रूप से लागू होता है? तो ध्यान रखना, ओम का नियम हर जगह लागू नहीं होता है। सार्वभौमिक का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड में, तो नहीं, यह केवल ओमीय चालकों पर लागू होता है और तापमान भी स्थिर होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ओम का नियम केवल ओमीय जो चालक होते हैं उन पर लागू होता है, सेमीकंडक्टर्स पर यह लागू नहीं होता है। आगे बढ़िए, कूलाम का नियम आ गया है। कूलाम का नियम किनके बीच लगने वाले बल का वर्णन करता है? तो दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच में, मान लीजिए Q1 और Q2 दो स्थिर विद्युत आवेश हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम का पालन करेगा। तो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा उसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल की दूरी पर कैसे निर्भर है? यानी कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल की दूरी पर कैसे निर्भर है? देखो, बल की दूरी जो होती है वो बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो फोर्स है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r2 के, आर स्क्वायर के, 1/r² के। ठीक है, तो ये जो बल होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या अर्थ है कि उल्टा होगा। अगर बल बढ़ाएंगे तो ये जो है आपका आर का मान जो है, दूरी का मान जो है वो कम होता चला जाएगा, या फिर दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो एफ यानी बल का मान कम होता चला जाएगा। यानी कोई भी चीज़ आप बढ़ाओगे तो उसका जस्ट अपोजिट उसके ऊपर अर्थ पड़ता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, तो बल का असर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि एफ बराबर 1/r², बराबर का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लग जाएगा और के नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अगला देखिए, कूलाम बल की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होता है, ध्यान रखिएगा, कूलाम का बल। आगे बढ़िए, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल क्या हो जाएगा? तो अगर बीच की दूरी Q1 Q2 को, मान लीजिए Q1 और Q2 को, इसको आप डबल कर देंगे तो जो बल होगा वो 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी आपको बताया था हमने कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फोर्स होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर बल इसको डबल कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो बल का 1/4 हो जाता है। आगे बढ़िए, कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो कूलाम के नियम का गणितीय सूत्र अभी आपको बताया था, F बराबर के Q1 इंटू Q2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कूलाम का नियम होता है। और के जहाँ पर कूलाम नियतांक है, ये के क्या है? कूलाम नियतांक है। आगे बढ़िए, कूलाम बल किस प्रकार का बल है? तो यह एक केंद्रीय बल है जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अगला, परावैद्युतांक परमिटिविटी का संबंध किस भौतिक राशि है? तो ध्यान रखना, परावैद्युतांक जो है ये माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल को प्रभावित करता है। हालांकि इतने डीप प्रश्न नहीं आते हैं, ज़्यादातर जो प्रश्न है वो ओम के नियम से पूछे जाते हैं। अगला, यदि दो आवेशों के परिमाण दुगने कर दिए जाएं और उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी दूरी पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी ये जो दूरी है इसको हम नियतांक 0 मान लें, तो अगर इसको यहाँ पर डबल करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, कूलाम बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो कूलाम बल का एसआई मात्रा का न्यूटन होता है। आगे बढ़िए, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में एक प्रमुख समानता क्या है? तो दोनों जो बल हैं, चाहे वो कूलाम का बल हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों जो है व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। यानी कि F 1/r², इन दोनों का ये पालन करते हैं, चाहे वो कूलाम का नियम हो या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम हो। यानी कि जो बल होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को फॉलो करते हैं कूलाम का नियम भी और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए भाई, फ्लेमिंग का नियम आ गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर जो बल लगता है उसको प्राप्त करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इसको मोटर सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा इंगित करता है? तो ध्यान रखना, जो अंगूठा है वो बल यानी फोर्स की जो है दिशा इंगित करता है और मोशन की दिशा इंगित करता है। यानी बल और जो आपका गति हो रही है, इन दोनों की दिशा को कौन दिखाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आपको पता होगा, अंगूठा इस तरह से ऊपर रहता है, ये इस तरह से रहता है ना। तो ये अंगूठा क्या दिखा रहा है? अंगूठा बल की दिशा दिखा रहा है, फोर्स की दिशा दिखा रहा है। उंगलियां क्या दिखा रही हैं? उंगलियां उसकी गति को दर्शा रही हैं। आगे बढ़िए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली किसकी दिशा इंगित करती है? तो जो तर्जनी उंगली होती है, यानी इस तरह की जो उंगली होती है अपनी, ये देखो, ये जो उंगली होती है तर्जनी इसको कहते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है वो दर्शाने का काम तर्जनी उंगली करती है। अगला देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली किसकी
दिशा इंगित करती है, तो ये विद्युत धारा यानी करंट की दिशा को इंगित करती है, बीच वाली जो उंगली होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस्तेमाल में आता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब दाएं हाथ का नियम आ गया, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। वो विद्युत धारा पर कार्य करेगा, जिसका उदाहरण विद्युत मोटर हो जाएगी, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करेगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम दोनों आपके सिलेबस में है, तो दोनों को आपको देख के जाना है। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या निर्धारित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। अगला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको इंगित करता है? तो चालक की गति यानी कि मोशन को जो है इंगित करने का काम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा करता है। ठीक है, तो चालक की गति बटे बल की दिशा। आगे बढ़िए। दोनों को दर्शाता है, चालक की गति भी दर्शाता है और बल की दिशा को भी दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो मध्यमा उंगली होती है वो किस दिशा को इंगित करती है? तो जो बीच वाली उंगली होती है, मध्यमा उंगली होती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में वो प्रेरित धारा को निर्धारित करती है, यानी कि जो धारा की दिशा है वो किस दिशा में धारा बह रही है उसको बताने का काम मध्यमा उंगली करती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किस उपकरण के लिए करते हैं? तो विद्युत जनरेटर के लिए करते हैं या फिर डायनमो के लिए करते हैं। दोनों में मतलब कि अंतर समझ गए? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग कौन से उसके लिए करते हैं, किस उपकरण के लिए? तो विद्युत मोटर के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का उपयोग किस लिए करते हैं? तो विद्युत जनरेटर के लिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? तो ये जो है चुंबकीय प्रेरण को दर्शाता है। ठीक है, आ गया दोनों में अंतर समझ में? तो ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 प्रश्न हैं जो आपके यूनिट 16 से यानी कि इकाई 16 से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इनको अच्छे से करके जाइएगा, अच्छे से शेयर कर दीजिएगा सबके पास में, और सभी यूनिट के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट थ्योरी और जो है सुपर मैराथन की सारी क्लासेज आपको मात्र 179 रुपये में सभी क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। किस तरह से पेमेंट करके आप मंगा सकते हैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी हमने ऊपर जानकारी दे दी है। नंबर वही है 7052547003। जो लोग क्यूआर से पेमेंट करने में समर्थ हैं, क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो इस नंबर पर मैसेज करके फ़ोनपे नंबर प्राप्त कर लेंगे और अपने नोट्स मंगा करके लास्ट दिन की तैयारी अच्छे से करके जाएंगे, जिससे कि आपका अच्छे से एग्जाम जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के टॉप 100 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।